कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसा की। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं उन सब की आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछली कई क्लासेस के अंदर हमने पोषक पदार्थों से संबंधित जैसे कि जल, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, इन सब की बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा है वसा का, और क्लास नंबर ये चल रहा है हमारे पास में पोषक पदार्थों की क्लास 10th है। वसा की बात करते हैं तो सबसे पहले वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों के से बनते हैं। वसा किससे बनती है? ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से बनते हैं। ठीक है, इन दोनों की जब मिल जाएंगे, ये इनका संयोग हो जाएगा तो आपके क्या बनेगा? फैट बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कि वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, व ऑक्सीजन यौगिक होते हैं। इनका अनुपात अनिश्चित होता है। कैसा होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यौगिक इनके अंदर, वसा के अंदर होते हैं, और इनका अनुपात कैसा होता है भैया? अनिश्चित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनमें 3 वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल होता है। इनमें 3 वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल होता है। 3 वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल होता है वसा के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो वसा है इसका जमाव आपके एडिपोज टिश्यूज के अंदर होता है। एडिपोज ऊतकों में वसा का जमाव होता है। एडिपोज ऊतक के अंदर जमाव होता है। आगे बात करें हम कि वसा जो है 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा हमें मिल पाती है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम वसा से मिल जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको हमें वसा की जरूरत जो पड़ती है वो पड़ती है 20 से 30 ग्राम पर डे। कितनी वसा की हमें एनर्जी मिलना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? आपके अंदर वसा की कमी हो जाएगी, जिससे काफी सारी हानियां जो है आपकी बॉडी को झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा वसा द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है? वसा के द्वारा प्राप्त होती है। अगर हम आगे बात करें कि शरीर में वसा का संश्लेषण कहां पे होता है? आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर वसा का संश्लेषण होता है। आगे हम बात करते हैं कि स्रोतों के आधार पर वसा 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट आ जाती है आपके पास में जंतु वसा, सेकंड आ जाती है आपके पास में पादप वसा या वनस्पति वसा। ठीक है, जंतु वसा की हम बात करें तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले वसीय पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? जंतु वसा बोलते हैं। और पादपों से प्राप्त होने वाली वसीय पदार्थों को हम क्या बोलते हैं?
पादप वसा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि जंतु वसा में आपके घी, दूध, मक्खन, ठीक है, ये सभी के सभी इसके अंदर आ जाते हैं। वनस्पति के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा सोयाबीन का तेल हो गया, कैनोला का तेल हो गया, जय का तेल हो गया, ये सारे के सारे, मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, इन सब का तेल पादप वसा के अंतर्गत आपके आता है। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर वसा के प्रकार। रासायनिक संरचना के आधार पर वसा के प्रकार हम देखेंगे और उसमें सबसे पहला प्रकार जो है उसका नाम है संतृप्त वसा। रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर फर्स्ट इज आपके पास में आ जाएगा संतृप्त वसा, या आप कह सकते हो सैचुरेटेड फैट, या आप कह सकते हो एलो फैट। ये सारे के सारे नाम आपके किसके हो जाएंगे? संतृप्त वसा के हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड की बात करें हम तो असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट, इसको हम बोलते हैं व्हाइट फैट, व्हाइट फैट। ठीक है, संतृप्त वसा की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संतृप्त वसा जो है इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एंड असंतृप्त वसा की बात करें तो इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसमें तो हो जाता है डबल बॉन्ड एंड इसमें हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दोनों के दोनों आपके असंतृप्त वसा के अंतर्गत हम देखते हैं। ये वाले जो संतृप्त वसा होती है इनका गलनांक उच्च होता है, उच्च गलनांक, इनका गलनांक कम होता है, इनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। आगे हम बात करें कि रूम टेम्परेचर पे, रूम कमरे के तापमान पे समथिंग रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर ये अर्धठोस होते हैं, अर्धठोस, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इधर कि ये रूम टेम्परेचर पर ऑयली होते हैं, ऑयल, तेल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वसीय अम्ल ये ट्राई एस्टर प्रकार के होते हैं। संतृप्त वसा जो है ट्राई एस्टर प्रकार के होते हैं, जबकि आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ट्राई एस्टर सिर्फ इनका डिफरेंस है। ठीक है, तो उस चीज को समझने की कोशिश करना आप। ये जो असंतृप्त वसा है ये भी ट्राई, इसके अंदर बड़ी ई नहीं आएगी, छोटी ई आएगी, इसके अंदर भी छोटी ई आएगी। ट्राई एस्टर प्रकार के वसीय अम्ल होते हैं। असंतृप्त वसा की बात कर रहे हैं हम, प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। और आगे हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहां से एग्जाम्पल। संतृप्त वसा के अंदर जंतु वसा आ जाएगी, जंतु वसा, घी, जंतु वसा जाएगा घी, मक्खन, मांस, ताड़ का तेल, ताड़ का तेल, और आ जाएगा आपके पास में नारियल का तेल।
ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं किसके, संतृप्त वसा के, एलो फैट के। आगे हम बात करते हैं कि वानस्पतिक तेल, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसके अंदर वानस्पतिक तेल जैसे कि सरसों, मूंगफली, सरसों, मूंगफली, कैनोला, कैनोला हो जाएगा आपके पास में। उसके बाद में मछली का तेल, मछली का तेल, जैतून का तेल, ये सारे के सारे आपके असंतृप्त वसा के उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट नोट की हम बात कर लेते हैं कि आपका सबसे प्यारा नोट जो कि 2000 का होता है, 2000 का मिल जाए तो मजे मजे हैं भैया। ठीक है, क्या सही नहीं बोला क्या मैंने? सही बोला है। अगर आपको 2000 रुपये मिल जाए तो क्या मजे मजे नहीं है? अरे मजे मजे हैं। देखो नोट की बात कर लेते हैं कि वानस्पतिक तेल की जब हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे, किससे? वानस्पतिक तेल की जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपके बन जाता है वानस्पतिक घी, वानस्पतिक घी। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का अभिक्रिया करवा रहे हैं हम वानस्पतिक तेल से निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और क्या बन रहा है हमारे पास में? वानस्पतिक घी बन रहा है। ठीक है, अब हमारे पास में आगे दो वर्ड आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। उनको हम देख लेंगे यहाँ पे बहुत ही आसानी से और आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए यहां से फर्स्ट आता है कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल, और एक आता है अर्गेस्टेरॉल, अर्गेस्टेरॉल, अर्गेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल आपके पादपों से, जंतुओं से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त। जबकि अर्गेस्टेरॉल की बात करें तो यह पादपों से प्राप्त होता है। ठीक है, कोलेस्टेरॉल जंतुओं से प्राप्त होता है जबकि अर्गेस्टेरॉल पादपों से प्राप्त होता है। अब आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम आपसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके वसा की जो टेस्ट होता है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ध्यान से सुनो, यहाँ पे डॉप टेस्ट बोला जाता है। डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर वसा चेक करने के लिए डॉप टेस्ट करता है, जिससे आपको बताया जाता है कि आपको वसा कम लेनी है या ज्यादा लेनी है। अगर ज्यादा लोगे और आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है तो आप हृदय से संबंधित बीमारियों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों आगे की बात हम बारी बारी से करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि भूरी वसा किसके अंदर पाई जाती है? भूरी वसा किसमें पाई जाती है? तो ध्यान रखना यहाँ पे छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर वह ऊंट में, छोटे बच्चों के अंदर वह ऊंट की कुबड़ में, ऊंट की कुबड़ में, ऊंट की कुबड़ में आपके भूरी वसा पाई जाती है। किसकी कुबड़ में? ऊंट की कुबड़ में, और छोटे बच्चों के अंदर भूरी वसा पाई जाती है। नेक्स्ट नोट की बात कर लेते हैं। अब की बार 500 की बात करते हैं। 2000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं भैया। ठीक है, तो कुछ जंतुओं में, किसमें? कुछ जंतुओं में वसा की मोटी परत पाई जाती है। वसा की मोटी परत पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे ब्लैबर कहते हैं, जिसे ब्लैबर कहते हैं, जिसे ब्लैबर कहते हैं। अब बात आई है कि कुछ जंतु है, तो कुछ जंतु
कौन सा है? तो इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम। व्हेल मछली तो आपने नाम सुना ही होगा और देखा भी होगा। तो यही वही जंतु है जिसके अंदर वसा की मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। जो कि उष्मारोधी की तरह, जो कि ये जो परत होती है ये इसके अंदर उष्मारोधी की तरह काम करती है, उष्मारोधी की तरह काम करती है। ठीक है, बात समझ में आई आपके पास में? देखिए आगे हम एक मुख्य पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछने के चांसेस रहते हैं। चलिए देखिए आगे के टॉपिक को। आगे का पॉइंट है आपके पास में ट्रांस फैट। ट्रांस फैट, ट्रांस फैट की अगर हम बात करें तो इसको हम सामान्यतः नॉर्मल असंतृप्त वसा के नाम से जानते हैं, असंतृप्त वसा के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, लेकिन जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है संतृप्त वसा के अंदर, संतृप्त वसा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसको जब हम मानव शरीर इसको ले लेता है तो इसे हम बोलते हैं बुरे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब इसे हम खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, जब इसको मानव शरीर खा लेता है तो हमारा जो शरीर है उसके अंदर बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं मैं, बुरे नहीं आएगा यहाँ पे, बुरे आएगा, बुरे, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। किससे संबंधित? हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती है। अब बात करते हैं कि वसा का सर्वाधिक पाचन किसमें होता है और उसका अवशोषण कहां पर होता है। तो सर्वाधिक पाचन, देखिए वसा का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। पाचन स्टार्ट तो आमाशय के अंदर हो जाता है, लेकिन हम सर्वाधिक पाचन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो आपके छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है तो सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। इलियम भाग में, छोटी आंत के इलियम भाग में होता है, जिसमें विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है। उनको हम बोलते हैं लसिका सेल्स। क्या बोलते हैं? लसिका सेल्स या लसिका कोशिका या लैक्टियल कोशिका। लैक्टियल कोशिका इन सेल्स को बोला जाता है जो कि आपकी वसा का अवशोषण करती है। किसका करती है? वसा का अवशोषण करती है। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं हम, जो कि काफी कम जो टीचर्स होते हैं वो आपको बता पाते हैं, लेकिन आज हम उसी चीज को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है ये सारी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ओमेगा 3 तो आपने नाम सुना ही होगा, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 की बात करें तो ये मछली के लीवर तेल में, ओमेगा 3 किस में पाया जाता है? मछली के लीवर तेल में पाया जाता है। और सोयाबीन व कशई तेल के अंदर ओमेगा 6 पाया जाता है। तो अगर इन दोनों का नाम आपके पास सामने आता है तो आप क्या लगाओगे उसको? पॉलीसैचुरेटेड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि मोनोसैचुरेटेड कौन कौन से हैं।
मोनोसैचुरेटेड फैट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जैतून का तेल, जैतून कैनोला का तेल, दोनों के दोनों ही किसमें आते हैं, बादाम वगैरह भी आ जाता है इसके अंदर। और तो ये मोनोसैचुरेटेड फैट के अंदर जैतून, कैनोला ज्यादातर जो है एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अंतिम छोर पे, जो कि इसके कार्य होंगे, और उसके बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि कमी व अधिकता। अगर वसा की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए और अधिकता हो जाए तो क्या हमारी बॉडी को कौन कौन से जो है बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अधिकता कमी की बात करते हैं तो त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आ जाती है, वजन में कमी। और उसके बाद में हम बात करें तो शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है। अगर अधिकता की हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम खाद्य पदार्थों के अंदर अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों का अगर सेवन करते हैं ज्यादा, तो हमारी बॉडी के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो इससे शरीर स्थूल हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती है, हृदय से संबंधित बीमारियां हो जाती है, हृदय से संबंधित बीमारी। एंड आपके बीपी हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, बीपी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। अब जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, फैट की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, तो आपकी जो सिराएं और धमनियां हैं, ठीक है, जो धमनियां हैं आपके अंदर बॉडी के अंदर, जो कि परिसंचरण का काम करती है, सारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने व लाने का काम करती है धमनियां। ये सामान्य तौर पे मोटी होती है और इनका जो आयतन होता है वो बड़ा होता है, ताकि इसके अंदर आसानी से जो है ब्लड पहुंच पाए, आसानी से इनके अंदर धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे। लेकिन इनकी जो साइज होती है, इनकी जो मोटाई होती है, वो इस फैट या कोलेस्ट्रॉल के कारण बिल्कुल पतली हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इन धमनियों पे जोर पड़ने लग जाता है। जब हार्ट जो है ब्लड को अच्छी तरीके से प्रेशर से पंप करता है, तो ये धमनियां जो है फटने लग जाती है और आप लोगों को जो है हार्ट अटैक जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, आगे की हम बात करते हैं कि इसके कार्य कौन कौन से हैं, कि वसा को जब हम लेते हैं तो इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं और हमारी बॉडी को किस तरीके से ये वसा जो है कंट्रोल करती है। कार्य की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला कार्य है आपके पास में, शरीर को ऊर्जा देता है। भैया ये क्या देता है, शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरी बात करें तो ताप को नियंत्रित करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जैसे जो फैट हो जाता है जमा, वो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थर्ड नंबर पे बात करें तो खाद्य पदार्थों में स्वाद को उत्पादन करता है, स्वाद का उत्पादन करता है। देखो, अगर हम किसी भी सब्जी वगैरह में जो है तेल नहीं डालेंगे तो क्या उसमें स्वाद मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन गांव के लोग जो है बिना तेल की सब्जी भी खा लेते हैं, लेकिन उनको वही टेस्ट जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आज के टाइम पे जो है नए वयस्क लोग हैं, उनको अगर आप बिना तेल की सब्जी दोगे तो उनको टेस्टी नहीं लगेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ये आपका फैट जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में एक पोषक पदार्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा है, न्यूक्लिक अम्ल। वैसे तो कहने का है छोटा, बाकी इसका रोल काफी ज्यादा बड़ा है हमारी बॉडी के अंदर। जब इसको हम पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा बड़ा है ये न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस से बने
न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जो आपके न्यूक्लिक अम्ल है ये क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमारी शरीर में डीएनए व आरएनए के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य की। ये यहाँ पे मैंने बहुत छोटा बताया है, लेकिन अगर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे तो काफी बड़ा है, आप खुद देखोगे। ठीक है, फर्स्ट कार्य की बात करते हैं तो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम इसका होता है। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना इनका काम होता है। एंजाइम निर्माण व प्रोटीन संश्लेषण करने में भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में बात करें थर्ड नंबर पे तो क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं, जिसको क्रोमेटिन जाल मतलब हम बोल देते हैं यहाँ पे गुणसूत्र। यह था आज का हमारा वीडियो, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आप जो है पिछली कई सारी वीडियोस में मैंने देखा है कि आप देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या डिमांड है, क्या नहीं है, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा नहीं लग रहा है। तो आप कमेंट करोगे, उसी के बाद मुझे क्या है इस चीज का आइडिया लगेगा, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट जो है लेके आऊं। अगर आपकी डिमांड रहती है तो उसको मैं पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तो लगी होगी, तो फटाफट से कर दीजिए लाइक। ठीक है, और दोस्तों फिर मिलते हैं अपन नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।